हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट एंड रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जॉब एप्लीकेशन का ही दूसरा पार्ट है, पर ये जो लिस्ट मैंने आपको बताया है वो लिस्ट आपको सिर्फ रेफ़र करने के लिए दिया गया है। ये लिस्ट उस तरह से रेज्यूमे में कॉपी नहीं करनी है। रेज्यूमे में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको ये पोस्ट एंड रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन बहुत काम में आएगा, लेकिन किस तरह से लिखना है, इसी चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करना है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। वो फॉर्मेट दिया है मैंने और एक्सप्लेन भी किया है। ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिग्री के लिए कितना समय लगता है। अगर आप एमए करते हैं, एमकॉम करते हैं या एमएससी करते हैं तो आपको 2 साल लग जाते हैं। ऑब्वियसली आप एचएससी पास करते हैं तो कॉमन एज जो होती है, आप मान लेते हैं एक आइडियल एज आप 17 मान लीजिए। अगर आप ने आर्ट्स से एचएससी यानी 12वीं पास की है तो आप आगे की तरफ जब बढ़ते हैं यानी कि बीए करते हैं तो आपको 3 साल और लगते हैं। सपोज़ कि आप 17 की एज में 12वीं पास कर लेते हैं प्लस 3 साल और लगते हैं आपको, तो आपकी उम्र उस समय 20 साल की हो जाएगी जब आप बीए पास कर लेंगे या बीकॉम पास करेंगे या बीएससी पास करेंगे। और अगर आप कॉलेज में 3 साल स्पेंड करके इनमें से कोई भी एक डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट कहलाते हैं। और उसके बाद अगर 2 साल और भी आप कॉलेज में हैं और एमए या एमकॉम या एमएससी करते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं पहली पोस्ट, वो है हायर सेकेंडरी टीचर की। हायर सेकेंडरी टीचर मतलब 11th और 12th के टीचर। तो 11th और 12th ऑब्वियसली 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो अलग अलग सब्जेक्ट भी होते हैं। तो कई सारे सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री टीचर, ये सारे जो टीचर हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम से ही टीचर बन सकते हैं या बनते हैं। अकाउंट स्टैट्स की बात कर लें तो कॉमर्स स्ट्रीम से, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से अगर टीचर बनना है आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड में तो आप साइंस स्ट्रीम से पढ़कर आगे बढ़ के टीचर बन सकते हैं। लास्ट में आपको बीएड बताया गया है इस लिस्ट में। तो बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये 2 साल का हो गया है। हाँ, कुछ सालों के लिए ये 1 साल का कोर्स था, लेकिन अब 2 साल का हो गया है, तो मैंने भी 2 साल ही मेंशन किया है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस डिग्री में कितने वर्ष लग जाते हैं। तो ये जो आपको बीए, बीकॉम या बीएससी ये जो डिग्री है, अगर ये आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 साल लगते हैं। एमए, एमकॉम, एमएससी तो 2 साल, और बीएड करते हैं तो 2 साल। अगर इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है तो सपोज़ कि एचएससी आपने 17 की एज में पास किया और उसमें 3 साल और जुड़ गए, तो बीए, बीकॉम या बीएससी आपने किया तो 20 की उम्र हो गई आपकी, और फिर आपने एमए, एमकॉम या एमएससी किया तो 2 साल और जोड़ दीजिए, उसमें फिर 22 साल की उम्र में आप ये पास होते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। और फिर आपने बीएड किया, उसमें 2 साल और जोड़ दीजिए तो 24 साल की उम्र में आपने बीएड कंप्लीट कर लिया और आप एक टीचर बनने के लायक हो गए हैं हायर सेकेंडरी सेक्शन में। आपको बता दूं कि अगर आपने ये कोर्स ये डिग्री हासिल नहीं की है, एमए, एमकॉम, एमएससी जो 2 साल की है, तो आप हायर सेकेंडरी सेक्शन में नहीं आ सकते। आप सेकेंडरी सेक्शन में टीचर बन सकते हैं, पर बीएड का होना कंपलसरी है। बीएड के बिना आप किसी भी स्कूल में टीचर के रूप में अपॉइंटेड नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक बहुत ही ऊंचा पोस्ट है, तो उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा चाहिए। ये ध्यान रहे आपको कि एक्सपीरियंस जो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए है वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज स्कूल में, और वो कंपलसरी है। लिखा है एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years इन ए रिकग्नाइज स्कूल इज़ कंपलसरी। टीचर बनने के लिए कम से कम 5 साल का
अनुभव किसी भी रिकग्नाइज स्कूल में ज़रूरी है। अब फिर से वही चीज़ आ गई, किसी भी स्ट्रीम से प्रिंसिपल बन सकते हैं। HSC, फिर ये ग्रेजुएट हुए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हुए और फिर B.Ed किया। वैसे प्रिंसिपल के लिए इतने क्वालिफ़िकेशंस इनफ है, कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस के साथ। प्रिंसिपल या कोई भी टीचर चाहे तो आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसे M.Ed करते हैं। M.Ed का मतलब होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये 1 वर्ष का होता है, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, पर आप मेंशन करो तो और भी अच्छा है। अब इसको कैसे प्रेजेंट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मैंने प्रिपेयर किया है एक प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से है। और ये देखिए 1 HSC, और ये कौन सी बोर्ड से, तो गुजरात बोर्ड से। कौन सी ईयर में पास हुए हैं, तो 1997। अब मुझे कैसे पता 1997 में पास हुए हैं, तो मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि इफ़ अ कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो ही मस्ट हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, और डिग्रीज़ भी बहुत सारी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने एक इमेजिनेशन किया कि क्यों ना 1980 का एक तरह से इनका बर्थ ईयर बताया जाए, और उसमें अगर मैं +17 कर दूं, यानी कि 17 की एज में HSC पास होंगे, तो 1997 आ जाएगा। जब 1997 आ जाता है तो ज़्यादा मुझे सोचना नहीं है, मुझे पता है कि BCom करने पर 3 साल लग जाएंगे। तो 1997 में 3 साल जोड़े तो 2000 ईयर 2000 आ गया। MCom में 2 साल और लग गए, 2002। इस तरह से B.Ed में 2 साल लगे, 2004, और M.Ed में 1 साल लगा, तो 2005। और यहाँ पर मैंने परसेंटेज मेंशन किए हैं। ग्रेड या परसेंटेज मेंशन करना होता है, मेरे हिसाब से आप परसेंटेज ही मेंशन कीजिएगा कभी भी, भले आप टाइटल रखिए परसेंटेज, ग्रेड, जो भी। और परसेंटेज एक आइडियल परसेंटेज होना चाहिए, मतलब एग्जाजरेट नहीं करना है आपको, अतिशयोक्ति भरा काम नहीं करना है। जैसे 99 ऐसे परसेंटेज आपको शो नहीं करने हैं, इतना इनफ है, और इससे अच्छी भी इम्प्रेशन पड़ती है। फिर एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना ही है। क्वालिफ़िकेशन तो मेंशन कर ही दिया, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एक्सपीरियंस भले आप कोई भी हो, उसको एक्सपीरियंस मेंशन करना ही है। वैसे तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ही है, प्रिंसिपल को 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए ही। यहाँ पर मैंने बता दिया 2005 से, यानी 2005 में इनकी M.Ed की पढ़ाई पूरी हुई थी, तो टीचर के लायक तो बन ही गए थे, तो तभी से उनको एक स्कूल में जॉब मिल गई, और तब से इस स्कूल में वो काम कर रहे हैं 2005 से। यानी 2020 अभी चल रहा है, तो अब तक इनकी जो एक्सपीरियंस का जो ड्यूरेशन हो गया है वो 15 वर्ष का हो गया है। 5 वर्ष कम से कम चाहिए था, और यहाँ तो 15 वर्ष है, तो ये काफ़ी लायबल हैं एक्सपीरियंस के साथ भी। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से अप्लाई करना है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट और क्वालिफ़िकेशन की तरफ। अब ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट और क्वालिफ़िकेशन जो है, वो ये लाइब्रेरियन की HSC, उसके बाद ग्रेजुएट होते हैं आप किसी भी स्ट्रीम से, 3 साल लगेंगे। और एक डिग्री है D.Lib यानी कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, वो 1 साल का होता है। आप ऐसे कर सकते हैं, या अब चाहें तो देखिए यहाँ पर मैंने और लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप इन दोनों के बदले, लाइब्रेरियन आपको पहले से ही बनना है, 12th के बाद आपने डिसाइड कर लिया है, तो डायरेक्ट आप इस कोर्स को चुन सकते हैं। देखिए ये मैंने ऑब्लिक में लिखा हुआ है, आप चाहे तो सीधा B.Lib लिखिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये डिग्री भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक आप लिखोगे चल जाएगा, पर याद रहे इनका ड्यूरेशन होता है 3 साल का। अब आगे देखते हैं चौथा जो पोस्ट है वो है क्लर्क कम टाइपिस्ट। कम का मतलब भी, क्लर्क भी और टाइपिस्ट भी, दोनों काम के लिए एक व्यक्ति चाहिए। एक ही पोस्ट है पर उसमें 2 काम है, क्लर्क भी और टाइपिस्ट भी। तो ऐसी डिमांड होती है, और कई कंपनीज़ में, कई सरकारी संस्थाओं में, और
हाई कोर्ट में भी क्लर्क कम टाइपिस्ट की ज़रूरत होती है। हाई कोर्ट में ज़्यादातर स्टेनोग्राफर की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इनकी भी ज़रूरत होती है। तो मैं इनकी बात बाद में कर लेता हूँ, पहले क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करता हूँ। क्लर्क बनने के लिए वैसे तो आप 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं, यानी कि 12th स्टैंडर्ड 17 की एज अगर होती है, उसके बाद 3 साल का आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो भी आप क्लर्क के लिए लायबल हैं कॉमर्स स्ट्रीम से। लेकिन आप जब टाइपिस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक डिग्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है, वो है GCC, जो कि 1 साल का कोर्स। एक्चुअली ये 1 साल का कोर्स नहीं, ये एक एग्ज़ाम होती है जिसमें आप ऑब्वियसली आपको अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी होती है, उसके लिए सिखाया भी जाता है। तो ये एग्ज़ाम होती है और 1 साल इसलिए मान लेते हैं इसको कि आपको 1 साल लगा इसमें। तो HSC में 2 साल, ऑब्वियसली 10वीं के बाद 2 साल लग जाएंगे, यानी कि 17 की एज में आप HSC पास करते हैं, फिर आप BCom करते हैं। क्योंकि आपको क्लर्क बनना है तो BCom स्ट्रीम यानी कॉमर्स स्ट्रीम ही ज़्यादा अच्छा है। तो BCom की डिग्री आपने हासिल की और उसके बाद GCC किया। GCC का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट। ये गुजरात एजुकेशन बोर्ड इसकी एग्ज़ाम लेती है और हर साल इसकी एग्ज़ाम ली जाती है। हालांकि आप GCC की एग्ज़ाम 10th के बाद भी दे सकते हैं, 12th के बाद भी दे सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हैं। और ये स्पेशली स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट के लिए ये कोर्स बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5, स्टेनोग्राफर कहें या स्टेनोटाइपिस्ट कहें। देखो स्टेनोग्राफर क्या करते हैं, पहले तो आपको ये मैं समझाऊं। स्टेनोग्राफर करते क्या हैं, तो जब भी कभी उन्हें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है या किसी का इंटरव्यू सुन रहे हैं, या जैसे क्या होता है कि आप किसी का इंटरव्यू सुन रहे हैं, आपको सारी चीज़ें नोट करनी है, तो आप लिखते हुए नोट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। फिर भी आप सारी चीज़ें नोट नहीं कर पाएंगे पेन से। तो एक ऐसा एक मेथड बनाया गया है जिसके थ्रू आप जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी लाइंस है, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, उसको छोटे छोटे सिंबल के थ्रू, जैसे कोई ना कोई एक सिंबल होता है, छोटे छोटे एब्रीविएशंस के थ्रू आप क्या करते हैं, उनको कवर कर सकते हैं। जैसे 4-5 लाइन है, उसको आपने छोटे छोटे एब्रीविएशन के थ्रू कवर कर लिया। ये एब्रीविएशन सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स जिनको शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, ये सिखाया जाता है स्टेनोग्राफर को, ठीक है, ताकि वो कम समय में सारे इन्फॉर्मेशन वर्ड टू वर्ड नोट कर सके और फिर बाद में वो टाइप भी कर सके, ठीक है। तो इसको शॉर्ट हैंड कहा जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं वो इस तरह के सिंबल्स हम बना के, जो स्टेनोग्राफर होते हैं वो इस तरह के सिंबल्स बनाते हैं या एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं, AB, BD, इस तरह के एब्रीविएशन यूज़ करते हैं और अपने तरीके से उन्हें पता रहता है कि वो लिख क्या रहे हैं और बाद में जाकर वो उसको रियल वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये स्टेनोग्राफर का काम होता है। स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट में भी होते हैं, ठीक है, या किसी भी नॉर्मल कोर्ट में आपको स्टेनोग्राफर मिल जाएंगे। टाइप राइटर से भी वो टाइप करते हैं। तो ये पोस्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। HSC, BCom और GCC, ठीक है, ये ज़रूरी है। आपको मैंने इसमें बताया है इंग्लिश 120 वर्ड पर मिनट। देखिए ये W का मतलब यहाँ पर है वर्ड और P का मतलब पर और मिनट, यानी कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 120 वर्ड आपको टाइप करना है। एक्चुअली टाइप नहीं करना है, लिख लेना है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप लिखते हुए पीछे हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंबल का यूज़ करेंगे या किसी ना किसी एब्रीविएशन का यूज़ करेंगे, जो कि स्टेनोग्राफर को सिखाया जाता है। तो वो अपने तरीके से 120 वर्ड पर मिनट नोट कर पा रहा है, ये एबिलिटी देखी जाती है। और एक और चीज़ मेंशन किया गया, डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। ये तीनों तो क्लियर है। ये बताया गया है कि जब आप डिप्लोमा करते हैं स्टेनोग्राफी में, तब आपकी इतनी तो स्पीड होनी चाहिए और 1 साल का होता है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, टाइप राइटिंग इंग्लिश में। देखो यहाँ पर टाइप राइटिंग इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मतलब 1 मिनट में आप 40 इंग्लिश के वर्ड टाइप कर सकें, उतनी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी करते हो तो आपके नोट करने की जो क्षमता है वो 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टाइप करने का नहीं, बल्कि नोट करने का। और बाद में आप भले टाइप करें अपने तरीके से। लैब असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। HSC साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए
और उसके बाद बीएससी जो 3 साल का है, ग्रेजुएशन कहते हैं इसको, और वो या तो फिज़िक्स से या तो बायोलॉजी से होना चाहिए। और ठीक उसी तरह से 2 साल का और कोर्स आपने कर लिया एमएससी का, जो कि फ़िज़िक्स या बायोलॉजी से कोई भी एक सब्जेक्ट से होना चाहिए 2 साल का। तो इस तरीके से आप लैब असिस्टेंट के लिए लायबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्समैन की बात कर लेते हैं। सेल्समैन या सेल्स वुमेन या सेल्स पर्सन कोई भी हो, उनके लिए ये पोस्ट मतलब इन ये क्वालिफ़िकेशंस इनफ है। एचएससी के बाद कोई भी एक स्ट्रीम से वो पढ़ सकते हैं, ज़्यादातर कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। उसके बाद एक मेन जो कोर्स करना होता है वो ये होता है डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो 1 साल का होता है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो यू आर लायबल टू बिकम ए सेल्समैन। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर लेते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, तो इनका काम होता है कि मेडिकल स्टोर पर जाना है, डॉक्टर से मिलना है और उनको अपनी दवाइयों के बारे में बताना है, अपनी दवाइयों का प्रचार करना है। ये अपनी कंपनी की तरफ से मेडिसिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और उनके लिए इस पोस्ट के लिए अगर आपने एचएससी के बाद बीएससी किया है और तो आप तभी लायबल हो जाते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पर और लिखना रह गया है, अगर आप बीएससी मेंशन नहीं करते तो चलेगा, आप बी फार्म मेंशन कर सकते हैं। या तो आप बीएससी मेंशन कीजिए या तो आप बी फार्म मेंशन कीजिए, पर याद रहे बीएससी तो 3 साल का होता है, लेकिन बी फार्म कितने साल का है? 4 साल का। अच्छा, बी फार्म का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट नंबर 9 में आप देख सकते हैं केमिस्ट की पोस्ट है। केमिस्ट का मतलब जो दवाइयाँ बेचते हैं या दवाइयाँ बनाते हैं, उसके लिए भी आप एचएससी के बाद बीएससी, जो बीएससी में आपका मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर यहाँ तक भी है तो आप केमिस्ट के बनने के लायक हो जाते हैं, अगर नहीं तो आप सीधा बीएससी मेंशन नहीं करना चाहते तो आप मेंशन कीजिए बी फार्म। दोनों में से कोई एक ही मेंशन करना है, और बी फार्म यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी वो 4 साल की होती है। तो या तो आप ये मेंशन कीजिए, और अगर ये मेंशन ना करना हो बीएससी तो आप मेंशन कीजिए बी फार्म। दोनों में से कोई एक मेंशन करना है, यहाँ पर और लगाना रह गया है, ठीक है, तो आप ध्यान दें। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आप एचएससी कोई भी स्ट्रीम से करते हैं, उसके बाद बीसीए और एमसीए। बीसीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एमसीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोनों 3-3 साल के कोर्स हैं, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 17 की एज में आप एचएससी पास करते हैं तो बीएससी में 3 साल लगे और एमएससी में 3 साल, यानी 17 + 6 टोटल आपकी उम्र हो जाएगी 23 ईयर की एज में आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बन जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पर्सनल ऑफिसर। पर्सनल ऑफिसर क्या करते हैं, तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, स्टाफ के लिए होते हैं। स्टाफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, वो ये सुनते हैं और कंपनी के जो हेड होते हैं उनको उन तक पहुंचाते हैं, और ये एक तरह से रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं, उनको बोलते हैं पर्सनल ऑफिसर। एचएससी करने के बाद कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, 3 साल लगेंगे। और फिर एक कोर्स है MLW। तो MLW का मतलब क्या, तो MLW का मतलब होता है मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर। ये 2 साल का होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर। वैसे तो और भी डिग्री है, मास्टर ऑफ लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर, पर इतना ही इनफ है। उसके बाद एक साल और आप एक दूसरी डिग्री हासिल कर लेते हैं, DBM, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, ये 1 साल का होता है DBM, और DBM को कहते हैं डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। ये 1 साल का होता है, ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये पोस्ट आपकी है। उसके बाद PA यानी पर्सनल असिस्टेंट। इसके लिए ज़्यादा आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। एचएससी के बाद ये तीनों में से कोई भी एक स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर लिया और फिर आप उसके लिए लायबल हो गए। अब आ गया जो नेक्स्ट पोस्ट है वो टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट गाइड में एचएससी और BA, स्पेशली आप अगर हिस्ट्री से BA करते हैं तो वो 3 साल का है, तो आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद आप डिप्लोमा इन टूरिज़म मैनेजमेंट, या आप कह सकते हैं डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज़म मैनेजमेंट, ये भी आप कह सकते हैं, जो 1 साल का होता है। तो इस तरह से आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी है पोस्ट एंड रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन जो मैं आपको अब लिस्ट यानी PDF के थ्रू मैं आपको भेज दूंगा। और ये जो मैंने आपको भी समझाया ये तो मैं आपको वीडियो के साथ साथ सेंड कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर कुछ भी चीज़ रह गई हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप से। ओके।